ठीक है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जामों में। तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों राइट आंसर सभी को करना है। देखिए सीखने की मात्रा, ठीक है, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, उसे अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिगम के पठार। ठीक है, अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की कमी आदि। जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं होगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए दोस्तों। देखिए अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? अधिगम जो है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स एंड अन्य और मार्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबेक। तो बताइए जल्दी से, राइट आंसर करना है। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया है? मनोवैज्ञानिक ने। तो गेट्स व अन्य। ठीक है, गेट्स व अन्य। तो इसका दोस्तों ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर और जल्दी से पढ़ेंगे और राइट आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, स्टैनफोर्ड। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड में दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है वो किसका मापन करेगा? बुद्धि का मापन करता है। किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सन 1905 में, ठीक है, सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। कब? 1905 में। ठीक है, 1905 में स्टैनफोर्ड बिने और वो अपने सहयोगी साइमन के साथ, ठीक है, 1905 में बुद्धि परीक्षण, ठीक है, बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो इसका दोस्तों सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे और जल्दी से राइट आंसर सभी को करते रहना है। देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने। तो दोस्तों इसका फोर्थ का राइट आंसर सभी को करना है, सभी को करना है राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। कौन कौन से हो जाएंगे भाग दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। अंतर्मुखी हो जाएगा, एक तो अंतर्मुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी, एक हो जाएगा बहिर्मुखी, एक हो जाएगा बहिर्मुखी। और देखिए दोस्तों तीसरा कौन सा हो जाएगा? उभयमुखी। कौन सा हो जाएगा? उभयमुखी। ठीक है, उभयमुखी।
तो देखिए इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? युंग ने, ठीक है। और इन्होंने, युंग जी ने कितने भागों में बांटा इसको? 3 भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो चलिए आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से राइट आंसर सभी को करना है दोस्तों। सभी लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए, ठीक है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो जल्दी से बताएंगे, 5 का राइट आंसर करना है। देखिए कौन से हो जाएंगे? बीज राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। इसके बारे में कुछ देखेंगे, थोड़ा सा पढ़िए। देखिए सामाजिक विकास से तात्पर्य, ठीक है, सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों का नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव भी करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व है बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर देंगे। देखिए निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ठीक है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित हो जाती है, ठीक है, होती है, ठीक है। गति कैसी होती है? अनियमित हो जाती है। तो देखिए शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था में शारीरिक बुद्धि, ठीक है, शारीरिक बुद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। कैसा होता है? शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। और देखिए बाल्यावस्था में यह गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर के नियमानुसार होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? अनियमित विकास का नियम। तो बीज राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नियम, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो 7 का राइट आंसर दोस्तों करना है, सभी को राइट आंसर करना है 7 का। देखिए निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत है। इतने सारे जो मैंने बताए हैं ये सारे विकास के सिद्धांत हो जाएंगे, ठीक है। जबकि जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, किससे संबंधित है? अधिगम से। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किससे ये संबंधित है? अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित से संबंधित है, ठीक है, अनुकूलित से ये संबंधित है। बाकी ये सारे के सारे ये विकास से संबंधित हो जाएंगे, निरंतर, परस्पर, समान, ठीक है। तो चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे सभी लोग। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन बताइए जल्दी से, ये किसने कहा है? गेसेल, हरलाक, मेरिडिथ, डगलस और होलैंड, ठीक है। तो बताइए 8 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए
हरलाख जो थे, हरलाख ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है। मतलब जब गर्भावस्था से लेकर उसकी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो मृत्यु तक चलती ही रहती है, ठीक है। और तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसका? बी इज राइट आंसर हो जाएगा, हरलाख, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में क्या दिया है दोस्तों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवर, मैकडूगल, थार्नडाइक, वुडवर्थ। तो जल्दी से बताइए मूल वृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है दोस्तों? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकडूगल जी ने इन्होंने 14 प्रकार से वर्गीकृत किया किसको? मूल प्रवृत्तियों को। तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति हैं जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती हैं, ठीक है। देखिए मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है, ठीक है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर ठीक है 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में समृद्ध एक संवेग बताया है। तो इसका बी इज राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो 10 नंबर देखिए 10 नंबर में किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, ठीक है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, यह कथन किसका होगा? देखिए डम्बिल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डम्बिल। क्या हो जाएगा? डम्बिल। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ठीक है। कैसा है? केंद्रीकरण अवधान है। ये किसने कहा? डम्बिल के अनुसार है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो 11 नंबर में राइट आंसर दोस्तों सभी को करते रहना है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और साथ ही शेयर भी करते रहिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर का? बहुअनुक्रिया का नियम, ठीक है। बहुअनुक्रिया का नियम। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थार्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया। देखिए इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम, ठीक है। और जो मुख्य नियम के अंतर्गत नियम कौन कौन से हैं? मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम हो जाएंगे? तत्परता का नियम हो जाएगा, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। और किसके द्वारा इन्होंने बताया? थार्नडाइक ने बताया, ठीक है, थार्नडाइक। और ये जो गौण नियम हो तो इसमें देखिए मुख्य नियम पूछे हैं, थार्नडाइक के मुख्य नियम पूछे हैं इसमें कि कौन सा शामिल नहीं है। तो थार्नडाइक के मुख्य नियम तो ये 3 हो जाएंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और ये बल्कि ये जो बहुअनुक्रिया का नियम है ये गौण नियम है। कैसा है? गौण नियम है और ये भी थार्नडाइक का है। देखिए गौण नियम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम है। देखिए कौन कौन से? बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ये गौण हो जाएंगे, ठीक है। ये गौण हो जाएंगे किसके? थार्नडाइक के, ठीक है। तो चलेंगे आगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करिए।
सभी को राइट आंसर करते रहना है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर यश जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो देखिए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, इसका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जो जो इसमें नाम दिया गया प्रोफेसर यश जलोटा। कौन से विश्वविद्यालय के थे? पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण, ठीक है, निर्माण कब किया? 1963 में किया। कब किया? 1963 में किया, जिनका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। और देखिए, यह परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एस जलोटा कहाँ के प्रोफेसर थे? पंजाब विश्वविद्यालय के। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय के। तो 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे जल्दी से। देखिए, इसमें दिया है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नर, स्टर्न। तो जल्दी से बताएंगे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक जो थे स्पीयरमैन। कौन थे? अंग्रेज। ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन ने, देखिए, स्पीयरमैन ने 1904 में, ठीक है, 1904 में इसका प्रतिपादन किया है। 1904 में किसने? स्पीयरमैन ने, ठीक है, किया था। देखिए, इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, एक सामान्य योग्यता कारक और एक विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, सामान्य योग्यता कारक जी फैक्टर और विशिष्ट योग्यता कारक यस फैक्टर। तो ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन, जिन्होंने 1904 में इसका प्रतिपादन किया। ठीक है, तो 14 नंबर का राइट आंसर करेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन, अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक और सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलॉक, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? देखिए, डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, डी, सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टालवादी, ठीक है, गेस्टालवादी मनोवैज्ञानिक थे जो वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर तथा कुर्ट कोफ्टा द्वारा किया गया था, जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी। आप चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। देखिए, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। तो 15 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गाल्टन हो जाएगा। गाल्टन जो इनके बारे में जानेंगे। गाल्टन को देखिए सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। गाल्टन किसको पिता कहा जाता है? सुजनन शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? गाल्टन को। ठीक है, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। और सुजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जिसे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गाल्टन। ठीक है, सुजनन शास्त्र के पिता कौन है? गाल्टन। तो चलेंगे आगे 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। देखिए, ग्रंथों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? केस्मर, युंग, कैनन, स्प्रेंजर। तो 16 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? किसने की? कैनन ने।
तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। केस्मर ने शरीर रचना की दृष्टि व्यक्तित्व के 3 भागों लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय में, और युंग जी जो थे उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, और स्पेंजर जो थे उन्होंने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और कलात्मक में। तथा कैनन जो थे जो ठीक है उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए, एक थायराइड ग्रंथि वाले, ठीक है, एक थायराइड ग्रंथि वाले, एक प्यूटरी ग्रंथि वाले तथा एक एड्रीनल ग्रंथि वाले वर्गों में वर्गीकृत किया। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की? कैनन, ठीक है, कैनन जी ने की। और अगर पूछ ले सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक है, सामाजिक दृष्टिकोण से किसने बताया? युंग ने बताया सामाजिक दृष्टिकोण से। और अगर शरीर रचना को पूछे तो केस्मर ने, ठीक है, केस्मर ने, और स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर बताया। तो दोस्तों इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर करते रहिए, सभी को राइट आंसर करना है दोस्तों। देखिए सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन देखिए किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डीहान का, क्रो एवं क्रो का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी को करना है, सभी को राइट आंसर करते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो 17 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन देखिए क्रो एवं क्रो का है। किसका है? क्रो एवं क्रो का है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन देखिए क्रो एवं क्रो जी का है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बता चुके हैं। तो 18 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष, ठीक है, 12 से 14 वर्ष पूर्व किशोर। इसमें देखिए विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष, ठीक है, कि किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उनमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है, ठीक है। कोलेसनिक का कथन है किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है सभी को, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। देखिए सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती उसको क्या कहेंगे दोस्तों? 19 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने का पठार। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है सीखने का पठार कहलाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखिए हम आगे कर चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए जल्दी से, और राइट आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने, तो सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए। देखिए 7 बजे आप लोगों की हिंदी चल रही है और 8 बजे आप लोगों की CDP, ठीक है, CDP जो कि प्रैक्टिस पेपर चल रहा है, ठीक है। 20 नंबर बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होगा? मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु एवं
प्लस मानसिक आयु। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्टर्न तथा कुहलरमान ने सन 1912 में, ठीक है, 1912 में किसने किसने स्टर्न जो थे, स्टर्न स्टर्न एवं कुहलरमान, ठीक है, कुहलमान जो थे, कुहलमान, ये 1912 में, ठीक है, 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में क्या कहेंगे, आईक्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, आईक्यू का प्रतिपादन किया था। और टर्मैन ने, देखिए टर्मैन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया। किसने? टर्मैन ने, ठीक है, किसने? टर्मैन ने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टर्न एवं कुहलमान ने बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि जिसे संक्षेप में आईक्यू कहते हैं, का प्रतिपादन किया। और टर्मैन जो थे उन्होंने इसमें गुणा करके 100 का इसका निकालने का इसका फार्मूला दे दिया, ठीक है, संप्रत्यय को विकसित कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का राइट आंसर करते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पेवलॉक, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक महोदय ने किया। अब चलिए आगे थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। जबकि कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पेवलॉक ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तथा गेस्टाल्ट जो थे मनोवैज्ञानिक ने कोहलर, कोफका, लेविन, बर्दाइमर जैसे मनोवैज्ञानिक के नाम सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर। देखेंगे 22 नंबर का राइट आंसर सभी को करते रहना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए दोस्तों, साथ ही शेयर भी करते रहिए। देखिए सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 23। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जो कि 23 के जोड़े होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा के समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषम जात गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है, हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का राइट आंसर करिए, सभी को राइट आंसर करते रहना। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। इनके सीखने या फिर अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इस सिद्धांत को भी पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अपना अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कौन से? सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका अधिगम का सिद्धांत। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का राइट आंसर करिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो देखिए 24 का राइट, देखिए सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे, ठीक है, बीएफ स्किनर थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर था। किस पर था? चूहे और कबूतर पर था, ठीक है, चूहे
चूहे और कबूतर पर था। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे आगे 25 नंबर। देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कौन थे? कैटेल, थर्नडाइक, बर्नर, स्किनर। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन RB कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि कौन कौन से थे कैटल के अनुसार? तरल बुद्धि, तरल बुद्धि, ठीक है, तथा ठोस बुद्धि। कौन सी? ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि है। और देखिए, तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में और योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। ठीक है, परिकल्पित किया गया है। तो इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। 26 नंबर का राइट आंसर करना है। देखिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोगात्मक, सृजनात्मक, समस्या समाधान। तो 26 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सृजनात्मक। क्या हो जाएगा? सृजनात्मक। अब देखिए, इसके बारे में जानेंगे। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन इससे संबंधित है। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। तो इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्न में कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइविंग रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए 28 में कौन सा इससे भिन्न हो जाएगा? देखिए, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है। जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ठीक है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास देखिए जल्दी से। 29 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण 29 नंबर में राइट आंसर करना है। देखिए क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी पिछली क्लास में हो चुका था, मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। तो सभी लोग सारी क्लासें देखिए जल्दी से। देखिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है। कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले ज्ञान, फिर समझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका एज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम का अंतरण नहीं। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोगी प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय
परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का उर्दू अंतरण कहेंगे। सीखने का उर्दू अंतरण कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। देखिए उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। क्लास को अंत तक देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू दोस्तों।